together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है ड्रीम जॉब्स. आदाब दोस्तों, हमारे प्रोग्राम ड्रीम जॉब्स में आपका खैर मकदम है. मैं आपका दोस्त जाहिद शेख आपसे मुखातिब हूँ. आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहम्मद अनीस कुट्टी साहब, जो एक डिफेंस एकेडमी के एक्सपर्ट हैं, मेंटोर हैं, फाउंडर हैं. आज हम उनसे खुसूसी बातचीत करेंगे. इनका यहाँ पिछले 30 साल से एक मशहूर इंस्टीट्यूट चलता है, काफ़ी कामयाब है, जहाँ से 700 से ज़्यादा बच्चे डिफेंस में सेलेक्ट हुए हैं, एनडीए और सीडीएस में. ये अच्छे मैथमेटिशियन हैं, ये ट्रेनर हैं, ये कैरियर काउंसलर है, गाइड है, मेंटोर है. हम इनसे जानना चाहेंगे, इस गुफ्तगू के ज़रिए से आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ लाएंगे जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कि इनको एक रूशनास हो, एक ख़ुद की पहचान हो, जिससे इनके अंदर कुदरती तौर पे जो काबिलियतें हैं उसको ताकत मिले, उसको रोशनी मिले, और असातिज़ा और वालिदैन मिल करके एक बच्चे को पहचाने और उसका जो सफ़र है ज़िंदगी का, उसको कामयाब बनाए. आइए हम बातचीत शुरू करते हैं जनाब अनीस कुट्टी साहब से. वेलकम सर. माशाल्लाह, मैं रेडियो मानू का बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम का कि आपने एक मौका दिया कि लोगों के सामने इस बात को लेके आए कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और कैसे होना चाहिए और कब होना चाहिए. तो इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आम इंसान है उसको ये बात को हम पहुँचाएँगे कि बच्चे को नर्सरी से लेकर नौकरी तक कैसे लेके जाएंगे और उसको केजी से लेकर पीजी तक क्यों जाना है और क्या पढ़ना चाहिए. स्पेशली एआई के फील्ड में हमको उनको मेहनत से लेकर मंजिल तक पहुंचाना है और उसके साथ साथ हम उसको सफलता, संस्कार से लेकर सफलता तक पहुंचाएंगे. इस पर बात करेंगे. अनीस साहब, आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम लिया है जो इस वक्त रेवोल्यूशन ला रही है. जैसे कंप्यूटर्स ने हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया, इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आपने बात कही है, ये आने वाले ज़माने के लिए अभी से शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा चैलेंज है. अब हम इस बात के लिए कितने तैयार हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे असातिज़ा हैं, और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद नहीं जानते. अब देखिए, हिंदुस्तान का मसला ये है कि हमारे यहाँ जितने स्टेट्स हैं उतने लैंग्वेजेस हैं, और बड़ा तबका ऐसा है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो बहुत तमन्ना रखते हुए अपने बच्चों को स्कूल के भेजते हैं. बहुत तमन्ना होती है, बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया जाता है और चाहते हैं कि वो कामयाब इंसान बने.
तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बच्चे में हम कामयाब इंसान को कैसे तलाश करें, उसकी ख्वाहिश, उसकी पढ़ाई और उसकी कुदरती हुनर को कैसे हम पहचानें और उसको उसकी मदद करें ताकि आगे कामयाबी। इसमें टीचर का क्या रोल है, पेरेंट का क्या रोल है, और आपने इसमें क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और आपने इसमें कहाँ तक कामयाबी हासिल की है? हमारे ज़माने में जो होता था वो एक ट्रायंगुलर कंसेप्ट होता था। उसमें 3 ही लोगों का रोल होता था, एक पेरेंट्स का, एक टीचर का और स्टूडेंट का। तो अगर पेरेंट टीचर मीटिंग भी महीने में 2 मरतबा या साल में 2-4 मरतबा होता था, जिससे पेरेंट का और टीचर का इंटरेक्शन बहुत कम होता था। ये ट्रायंगुलर थ्योरी है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि मैं एक मैथमेटिशियन हूँ तो इस पर मैं जोर दूंगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैं तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, पेरेंट्स का भी, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। ऐसा होता नहीं है। अगर आइसोसेलिस हो गया तो भी प्रॉब्लम है, स्केलिंग ट्रायंगल हो गया तो भी प्रॉब्लम है। किसी भी मैथमेटिक्स ये है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम तभी रहेगा फॉर अ गिवन पेरीमीटर जब वो इक्विलैटरल है। और मैं वो वर्ड यूज़ करना पड़ेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस पर बात भी करूँगा क्योंकि √3 ये इरेशनल नंबर है, तो लोगों को रैशनैलिटी एजुकेशन में कैसे लाना इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करूँगा। लेकिन पॉइंट जो आपका सवाल है उसका जवाब है, अभी हमको जो है ना, हमारा जो सिस्टम है वो हेक्सागन होना चाहिए, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होना चाहिए। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 6 चीज़ों पर ध्यान देना है। उसमें S स्टूडेंट है, T टीचर है, E एनवायरनमेंट है, बच्चों को एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, और A जो है वो एप्टीट्यूड है, जो कि IB और IGC स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे इंडिया में 4 ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें इंटेलिजेंस स्टैंडर्ड 4 से पढ़ाया जाता है। वो 4 एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करूँगा। और चारों एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? NTA कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और वही एजेंसी है जिसने नीट का एग्ज़ाम वही कंडक्ट करते हैं, जिसमें 25 लाख बच्चे बैठते हैं, 1 लाख बच्चे डॉक्टर बनते हैं, 24 लाख बच्चों को पता नहीं करना क्या। वही NTA जो है JEE का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। 16 लाख बच्चे 2 बार मरतबा एग्ज़ाम देते हैं, 32 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, 2 लाख बच्चे JEE मेन से एडवांस में जाते हैं, बाकी 30 लाख बच्चों को पता नहीं करना क्या है। उस 2 लाख बच्चों में भी 20,000 बच्चे ही IIT पहुँचते हैं। 1,80,000 बच्चों को काउंसलिंग का पता ही नहीं, जो कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। जोसा काउंसलिंग क्या होता है वो भी नहीं पता है, CSAB काउंसलिंग वो भी नहीं पता है। उस बच्चे को ये भी नहीं पता अगर एडवांस क्वालिफाई हो गया तो मैं दुबई IIT दिल्ली में भी पढ़ सकता हूँ। तीसरा जो मेरा जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जिसके बारे में मैं बताता हूँ वो CUET है, जिससे बच्चा सोशल जा सकता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आ सकता है, उसका IIM में भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स को इसके बारे में भी नहीं पता। और चौथा जो एग्ज़ाम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, NTA कंडक्ट करता है, वो टीचर ट्रेनिंग। इस पर अगले सीरीज़ में हम बात करेंगे। ये 4 एग्ज़ाम को मैं कंपेयर करता हूँ बचपन का। एक एग्ज़ाम होता है नवोदय का, जो बेसिक एग्ज़ाम होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय है इंडिया के। आप इमेजिन करो पूरे इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसमें 100 बच्चे सेलेक्ट करते हैं। मेरा ये बोलना है उस पर लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है, उर्दू में भी होता है, तेलंगाना है तो जो तेलुगु में भी एग्ज़ाम होता है, अगर महाराष्ट्र है तो मराठी में भी होता है। तो उस लैंग्वेज में भी लैंग्वेज बर्डन नहीं है, लेकिन उसका मैथ्स, उसका इंग्लिश, थोड़ा ग्रामर, एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी डेवलप्ड रहेगा तो ही वो इंटेलिजेंस का पर उस पर एप्टीट्यूड चेक करके वो सिलेक्ट होता है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 100, उससे बेटर एग्जाम जो है, क्योंकि मैं डिफेंस के बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। और इसलिए भी एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि नवोदय का एग्जाम भी NTA ही कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सैनिक स्कूल जो है हर स्टेट में एक होता है। आंध्र प्रदेश में 2 है, कर्नाटका में 2 है, कोडुग में 1 है और बीजापुर में 1 है, जो वन ऑफ द बेस्ट है। और कोडुग काफ़ी फेमस है, जितने भी इंडिया के जनरल्स जो निकले हैं वो सब वहीं से। उसका भी रीज़न कल्चरली मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो RMS है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इंडिया में 5 है, साउथ इंडिया में 2 है, बेलगाम में है और बेंगलोर में, अजमेर में भी है, शिमला में भी है, धौलपुर में भी है। तो ये RMS क्या होता है लोगों को पता नहीं है। वो भी NTA ही एग्जाम्स का कंडक्ट करता है। अभी थोड़ा सा अवेयरनेस आया, और सबसे दुनिया का बेस्ट, चाइना क्लेम करती है कि गाँव ये उनका सबसे बेस्ट एग्जाम होता है, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू, रेडियो वानों के थ्रू बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि इंडिया में एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसका नाम है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में है। और हर 6 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 8th स्टैंडर्ड में जाता है, और इतना अच्छा उसका इंटेलिजेंस होना चाहिए क्योंकि एक स्टेट से एक ही बच्चा जाता है। मुझे नहीं लगता इस रेडियो को आप सुनने के बाद मुझे आप कमेंट करें कि कितने लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में मालूम था। कम से कम आप ये कमेंट करें कि ऐसा पहली बार हुआ है हमारी ज़िंदगी में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम ऐसा, हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में ऐसा एक इंस्टीट्यूट है और जिसके बारे में हमको पता नहीं है।
और ये RIMC का जो एग्ज़ाम है वो भी NTA ही कंडक्ट करता है। जी जी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा मेरे विजिटर्स से ये कहूँगा कि इस चैनल पे जितने विजिटर्स आ रहे हैं कि आप कमेंट्स में हमको बताएं। अब हम लोग, आप हमको कमेंट्स में बताएंगे तो हम लोग उस हिसाब से जो है ना आगे चल करके इस प्रोग्राम को काफ़ी प्रिसाइज बनाएंगे। अब वक्त आ गया है वक्फा लेने का, छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। बुर्दबारी और इल्म इंसान की सीरत को आरास्ता करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन। खुशी उसी को मिलती है जो खुद को खुश करने की कला जानता है। संतोष कलवार। Remember, no one can make you feel inferior without your consent. Roosevelt. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. दोस्तों वेलकम बैक। हम बातचीत शुरू करते हैं, बातचीत जारी रखते हैं। यहाँ पे थोड़े सवालात जो हम करना चाहेंगे अनीस साहब से, वो ये है कि आप एक ट्रेनर हैं, वो ट्रेनर हैं जो असातिज़ा को भी ट्रेन करते हैं। तो इन्होंने कई सारे एग्ज़ाम्स बताए, इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत छोटी उम्र, हम यूँ कहें कि अभी बच्चे ने दाखिला लिया, अभी 2 साल क्या गुजरे कि हमको तैयारी करनी है, यानी 3rd से ही, ताकि 4th और 5th में वो एग्ज़ाम्स दें। जबकि हमारे बच्चों की साइकोलॉजी और कई हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में भी देखिए आप, ऐसे स्कूल हैं और माँ बाप का भी जो बैकग्राउंड होता है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कहिए, ये ज़राए जो बताएं, जितनी अवेलेबिलिटी हमको सॉफ्ट फ़ोन, मोबाइल और इंटरनेट की है कि सारी चीज़ें पता चली जाती हैं, लेकिन उससे भी हमें पता नहीं लगता कि हमने बच्चे के फ्यूचर को कैसे संवारना है। तो इसमें बहुत बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि हाउ टू रीच द अनरीच। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमको मिला है कि सॉफ्ट फ़ोन के ज़रिए से वो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं और असातिज़ा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन बात आती है कि रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी की। मैं आप अनीस कुटी साहब से ये चाहूँगा कि इसके बारे में हमको रूशनास करें कि टीचर्स को और पेरेंट्स को इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और हमको वो भी बता दें कि भाई कौन से इंडिया के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जहाँ पे इस पे अच्छी मेहनत हो रही है और ज़्यादा आउटकम यहीं से आ रहा है, इन गवर्नमेंट स्कूल्स में और इन स्कीम्स से, इन गवर्नमेंट स्कूल्स में। और ऐसे नेशनल लेवल जैसे नवोदय है, यहाँ पे ज़्यादा कौन से इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं और कौन से स्टेट्स हैं, ताकि हमको ये पता चले कि वहाँ कैसी मेहनत हो रही है। और हम भी, दीगर असातिज़ा हैं, जो स्कूल्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, हम भी इसके लिए मेहनत करें। 100% जो गवर्नमेंट स्कूल्स है और गवर्नमेंट टीचर्स है, क्योंकि वो क्वालिफाइड भी होते हैं और CTET का एग्ज़ाम दे के ही वो टीचर्स बनते हैं। अभी एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर, आपको टीचर बनना है तो गवर्नमेंट का नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है। जी। तो वो टीचर इसलिए बनता है कि वो पैशनेट है। टीचर जो आता है वो पैसे के लिए नहीं आता, उसका पढ़ाने का पैशन होता है। तो उसका प्लेटफॉर्म अगर उसको अच्छा मिला ना, तो वो बहुत काम कर जाता है। मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगा। आप जैसे आपने कहा कि क्या पढ़ना चाहिए बच्चों ने, तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को हम वैदिक मैथ्स पढ़ेंगे। वैदिक, सिर्फ हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। 16 सूत्रा से और 14 उपसूत्रा से, जो इंडिया का ओरिजिन है। मैथमेटिक्स इंडिया में बहुत पुराना है। महादेवा और संगमरमा करके केरला के इरजालकुड़ा करके डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कैलकुलस को इन्वेंट किया था, और वो बाद में माइग्रेट हुआ बाकी यूरोप कंट्रीज में थ्रू अरब्स। लेकिन इंडिया के पास जो पोटेंशियल था उसको हम भूल गए। जो गुरुकुल सिस्टम है हमारा पुराना, उस गुरुकुल सिस्टम में हमको पढ़ना है। और आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखेंगे, फिनलैंड जैसा, जो हैप्पीनेस इंडेक्स उनका सबसे हाईएस्ट है, उनका भी ये कहना है कि 6 साल का बच्चा 6 लैंग्वेजेस सीख सकता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं केरला से हूँ, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में। मेरे बच्चे को मराठी नहीं आती, लेकिन मेरा नेबर महाराष्ट्र है तो मेरे से अच्छी मराठी बोलेगी, क्योंकि उसको जो लैंग्वेज मिला है वो सामने वाला नेबर का मराठी मिल जाता। 7 साल का बच्चा वो 5 ही लैंग्वेज सीख सकता है। 8 साल का बच्चा जो है 4 ही लैंग्वेज सीख सकता है। और 9 साल का बच्चा वो 3 ही लैंग्वेज सीख सकता है। तो हमको क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर हमको मेहनत करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनहेरेंटली हम फॉलो करते हैं, उसको चेंज करना चाहिए। जापानीज एजुकेशन मॉडल देखो, बच्चे को वो स्कूल साफ कराना सिखाते हैं, बच्चे के अंदर वो एक्टिविटीज़ लाते हैं, बच्चे के अंदर वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग लाते हैं। ये सारी चीज़ें हमको नर्सरी में लाना ही पड़ेगा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में उसको नौकरी मिलेगी। जहाँ स्टेम एजुकेशन इंडिया में 77 ईयर्स से चल रहा है, और वो स्टेम को अभी इंडिया कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि उसको स्ट्रीम बनाओ। स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स है। और स्ट्रीम क्योंकि मनु एक उर्दू लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, मैं उन सबको बताना चाहता कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज कितना है। कि अगर आपके अंदर लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं आया, कोई भी जो प्रोसेस सेट है और जो जिसका सिस्टम है, उसको ChatGPT या AI उसको खा जाएगा, उसके नौकरी को। तो जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसके अंदर लॉजिक है, रीजनिंग है, जिसके अंदर आर्ट है, जिसके अंदर एस्थेटिक्स है, वो लोगों को ही जॉब मिलने वाले हैं। इसलिए आपको हैरानी होगी, लोगों को पता नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा है, IIT में द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज बीइंग टॉट इज इकोनॉमिक्स नाउ, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बीइंग टॉट इन IIT। तो इमेजिन, जैसा मेजर और माइनर कॉम्बिनेशन में, इफ यू टेक अ लैंग्वेज यू गेट अ जॉब। Germany, if you learn German language for a year, they are sponsoring your entire education if you want to go abroad. एक पैसे का खर्चा नहीं है। The only thing, condition is that you have learned a German language. तो importance of language is very important. पहले हम लोग NEP में सिर्फ क्या बात करते थे, लिटरेसी बात करते थे। अभी लैंग्वेज के साथ न्यूमरेसी भी बात करते हैं, नंबर सिस्टम। तो अगर ABCDE 5 चीज़ें चलेगी 2036 में। A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B फॉर बॉल नहीं, B फॉर बायोटेक्नोलॉजी, C फॉर कैट नहीं, C फॉर क्रिप्टो करेंसी जो इंडिया में आया भी नहीं, क्रिप्टोग्राफी, और D फॉर डॉग नहीं, डाटा साइंस। चेन्नई IIT आपको घर बैठे BSc डाटा साइंस का डिग्री देता है, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों को पता नहीं है। IIM बैंगलोर आपको डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का डिग्री देता है घर बैठे। देयर इज नो नीड टू गो टू कॉलेज इवन टू कलेक्ट योर डिग्रीज। उसी तरह से E जो है वो लोग एनवायरनमेंट पे और एनर्जी पे काम करते हैं, उसी के ऊपर सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी और अपॉर्चुनिटी पे काम होगा। इस चीज़ को समझने के लिए वेब सीरीज़ होंगे। ये पहला वेब सीरीज इंशाल्लाह एजुकेशन पर, रेडियो मनु इसको और इंशाल्लाह कंटिन्यू करते रहेंगे। ये एक काफ़ी टफ डिस्कशन हो गया है समझ में आने के लिए। दोबारा हम लोग को रिपीट कर करके हमारे विजिटर्स आपको सुनेंगे तो कैच कर पाएंगे। आप मैथमेटिशियन हैं, आपकी स्पीड भी बहुत आगे है। आपने यहाँ पे लिखा है कि डिफेंस कैरियर काउंसलर और टीचर ट्रेनर, तो इसके बारे में आप
तफसील बताना चाहेंगे? टीचर ट्रेनिंग का इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज के बच्चे टॉम एंड जेरी को भी देखना चाहते हैं ना, उसको टॉम पसंद है, जेरी पसंद नहीं है, तो जेरी को 1.5 के स्पीड में देखेगा यूट्यूब पे। तो हमको घंटों का काम मिनटों में कराने वाले टीचर्स चाहिए। तो अगर घंटों का काम मिनटों में करने वाले टीचर्स नहीं हैं तो बच्चे उनके पास अटेंशन नहीं देंगे। तो घंटों का काम मिनटों में तभी होगा जब हर टीचर अपग्रेड होगा, अपडेट होगा और अपस्किल होगा, जिसको मैं अमर अकबर एंथोनी मेरे लैंग्वेज में बताता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स अलग अलग हैं और कई लोगों के पास अलग अलग चीज़ें, लेकिन वो ट्रेनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम नाउ। टीचर हैज़ टू रियलाइज दैट in every 40 minutes of lecture, the first 5 minutes he has to spend with the students to teach something new, innovative भी हो और disruptive भी हो। और 30 मिनट्स पढ़ाएगा और लास्ट का 5 मिनट्स जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुहासबा, इंग्लिश में उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो 40 मिनट्स का फीडबैक सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पीयर फीडबैक कहते हैं। बच्चों से फीडबैक लेके आज का सेशन कैसा था, तो बच्चों ने कितना कैच किया, बच्चे ने कितना समझ में आया। और जैसा आपने कहा कि ट्रेनिंग के साथ, टीचर ट्रेनिंग के साथ डिफेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो डिफेंस का जो डिसिप्लिन है वो बच्चों के अंदर आ जाएगा। और कई कंट्रीज तो कंपलसरी करेंगे 5 साल और डिफेंस में काम करना ही चाहिए। तो डिफेंस में जाने के लिए बच्चों ने, जो मैं रिपीट करूँगा कि जो सैनिक स्कूल है और RMS है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, और RMC है, और कई जगह पे सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है, हर स्टेट में नहीं है। पंजाब ने स्टार्ट किया था, दिल्ली में है भगत सिंह के नाम से, शहीद भगत सिंह के नाम से, और महाराष्ट्र में। तो मैं रेडियो मनु की तरफ से ये आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा एक प्रपोजल आना चाहिए जहाँ तेलंगाना के बच्चे जो है और आंध्रा के बच्चे 100% डिफेंस को ट्राई करें बाय हैविंग एन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस आफ्टर 10th। देन कम्स NDA, जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इन दैट 10 years पीरियड। और टॉप 10 एग्जाम अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट और टफेस्ट एग्जाम। इसमें 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 800 बच्चे ही रिटर्न क्लियर कर पाते हैं। और 5 दिन के SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के बाद सिर्फ 800 बच्चे आते हैं, और उसके बाद फिजिकल फिटनेस का 400 बच्चे। इस 400 बच्चों में से 17 बच्चे मेरे क्लास से, और एक लड़की भी उसमें, क्यों आज कभी 25 to 40 गर्ल्स को भी लेना चालू किया आफ्टर 2 years बैक, इसी साल हर 6 महीने 2 साल हो गया अभी लड़कियों को लेना चालू किया। तो मेरा ये बोलना है कि कई अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स के लिए होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ MNS का, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। 1 मिनट लूँगा मैं इसको, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में लोगों को पता नहीं। लोग समझते कि नर्स बना रहे। अगर आपको डॉक्टर बनाए तो 600 से ज़्यादा नीट में मार्क्स मांगते हैं, लेकिन अगर आपके पास 300 ही मार्क है तो आप MNS का एग्ज़ाम देने के बाद, ये कोर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए, और एक 40 क्वेश्चंस का एक 2 GIG टेस्ट होता है नेगेटिव मार्किंग, उसको क्लियर करने के बाद वो लड़की इंडिया के आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करती है, जिसपे 46,000 का स्टाइपेंड है और 1 लाख के ऊपर उसको पगार है। ये अब हमको वक्त आ गया है वक्फा लेने का। हम लोग वक्फे के बाद दोबारा इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं मशहूर उर्दू शायर, सहाफ़ी और उर्दू ज़बान के बेमिसाल खादिम गुलजार दहलवी साहब से। गुलजार दहलवी साहब का असल नाम आनंद मोहन जुत्शी था। उनका जन्म 1926 में दिल्ली में हुआ। उर्दू अदब और तहजीब के फ़रोग़ में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी उर्दू ज़बान की तरक्की और कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने के लिए वक्फ कर दी।
गुलजार दहलवी साहब की शायरी में मोहब्बत, इंसानियत, वतन परस्ती और गंगा जमनी तहजीब की खुशबू महसूस होती है। उनका अंदाज़े बयान सादा, पुरअसर और दिल को छू लेने वाला था। वो यकीन रखते थे कि ज़बानें लोगों को जोड़ती हैं और मोहब्बत का पैगाम आम करती हैं। आइए उनके चंद अशार सुनते हैं। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। और एक और खूबसूरत शेर, नफरतों के अंधेरों को मिटाना होगा, प्यार का एक दिया दिल में जलाना होगा। गुलजार दहलवी साहब ने अपने कलाम और अपनी शख्सियत के जरिए मोहब्बत, भाईचारे और तहजीबी यकसानियत का पैगाम दिया। इसीलिए उनका नाम उर्दू अदब की तारीख में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। वेलकम बैक। आइए दोस्तों, इस नशिस्त में हम कुछ ऐसे सवालात करते हैं अनीस साहब से जो हमारे मुल्क के चैलेंजेस है दूर दराज में। एक आम इंसान जो चैलेंजेस फेस करता है। अनीस साहब, हम ये मान के चलते हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ या मैं किसान हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मेरी घरवाली होमवर्क करवा पाती है, ना मैं जानता हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ। ऐसे भी लोग हैं इस मुल्क में, दूर दराज में, जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करते हैं और एक उम्मीद, एक ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे को कुछ बनाऊँ, तो वो ले जाते हैं, अपने उस्ताद को सौंपते हैं, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवाते हैं। और ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, असातिज़ा से कैसे सवालात करें ताकि उनके बच्चे का सही से आइडेंटिफिकेशन हो, पर्सनालिटी डिफाइन हो, और बच्चे की कहते हैं कि भाई बच्चा गलत नहीं होता है, अलग होता है, हर बच्चा अलग है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसकी तरक्की के लिए उसको एक कामयाब इंसान बने अपनी फील्ड में। जो ऊपर वाले ने उसके अंदर कुछ काबिलियत रखी है, अलग काबिलियत, उसको कैसे पानी पहुँचे। तो पेरेंट्स को उसके लिए क्या करना है और टीचर से क्या सवालात करें, कैसे मॉनिटर करें, इसके बारे में बताइए। काफ़ी अच्छा सवाल है, किसी ने अभी तक पूछा नहीं है, मेरे साथ यूनिक सवाल है सर का, और मैं भी यूनिक जवाब देने की कोशिश करूँ इंशाल्लाह। तो मेरा ये बोलना है कि अभी बच्चे जो है, कंसेप्ट जो है हमारा अकबर एंथनी कंसेप्ट चालू हो गया। 40% IT क्राउड पूना का, वो बच्चों को स्कूल भेजते नहीं हैं, उसको नो स्कूलिंग कहते हैं। और कई बच्चे अपने बच्चों को घर में ही पढ़ाते हैं, बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटी में, टीचर हाउसिंग सोसाइटी में आना स्टार्ट हो गया। मैथ्स का टीचर आ गया, लैंग्वेज का आ गया, पहले तो इंग्लिश बोलते थे, अभी लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज अभी AI के ज़माने में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंग्लिश ही सीखें। और एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए अलग लोग आ जाते हैं, और साइकोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो किसी भी स्ट्रीम में नहीं पढ़ा जाता। जैसा एस्ट्रोनॉमी जो एक सब्जेक्ट था, जो पहले पुराने ज़माने में पढ़ाया जाता था, वो ना IB और IGCSE बोर्ड में भी नहीं पढ़ा जाता, स्टेट CBSE तो बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोनॉमी जो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी ये चीज़ों को समझने के लिए 3 चीज़ें समझना चाहिए। एक है, मैंने जो कहा कि जो IT का क्राउड है, जो पढ़ा लिखा क्राउड है, वो समझ गया 40% की उसको नो स्कूलिंग कराते हैं, स्कूल में बच्चों को भेजते नहीं हैं।
वो अलग कंसेप्ट है। दूसरा आप इंटरनेट पे गूगल करने से मिल जाएगा। दूसरा कंसेप्ट है, मैंने कहा होम स्कूलिंग, कि बच्चों को मोहल्ले में, सोसाइटी में टीचर्स आके बच्चों को पढ़ाते, दैट इज़ होम स्कूलिंग, ऑलरेडी चल चुका ये एजुकेटेड तबके में। और तीसरा जो मैं कहता हूँ वो अनस्कूलिंग है। कई लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के खुद पढ़ाना स्टार्ट किया। स्कूल का के लिए, उसको एक पीयर लर्निंग के लिए, एक उसको माहौल मिलने के लिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया में ऐसे कई बच्चे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं और जा नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र में गन्ना तोड़ने वाले लोग, जो गन्ना तोड़ते हैं ना, वो 6 महीना माइग्रेट करते हैं, जहाँ गन्ने का सीज़न आता है वहाँ गन्ना तोड़ने का काम करते हैं, 6 महीना अपने घर रहते हैं, तो वो स्कूल ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको आश्रमशाला बना के दिया है, और उस आश्रमशाला जो है वो जहाँ पे वर्कर्स रहते हैं उसी पे वहाँ पे आके पढ़ाना पड़ता है। जो शुगर केन बनता है, ये यूपी में भी बहुत है, महाराष्ट्र में बहुत है, जिससे गुड़ बनता है। तो ऐसा जो गुराल जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर तालुका में 500 गुराल है, और एक गुराल में कम से कम 41 फैमिलीज काम करती है, और वो 24/7 काम करती है। ना उसका पप्पा पढ़ा लिखा, ना उसके मम्मी पढ़ा लिखी, ना वो जानता है कि 24/7 वो उसी काम में लगा रहता है। उन बच्चों को टैकल करने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स और बहुत सारे टीचर्स जो है वहाँ जाके पढ़ाते हैं। इसलिए MSW करना ज़रूरी है। और जो पैशनेट है इस काम में, बहुत सारे NGOs और ट्रस्टीज़ और ट्रस्ट इस पर काम करते हैं। जैसे आपने नवोदय का नाम लिया, तो एक बहुत सारे फाउंडेशन है एक स्टूडेंट्स नवोदय का, जिन्होंने क्या किया, जो आम के झाड़ पे पहले फूल आते हैं ना, हर फूल कैरी नहीं बनता, और हर कैरी जो है वो पका हुआ आम नहीं बनता, और पका हुआ आम को कौवा खा जाते हैं, लीडन फ्रूट्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसकी तलाश में नवोदय के बच्चों को सेलेक्ट करके CSR एक्टिविटी में इन बच्चों को ऐसा ट्रेन करके उन्होंने कई बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी बनाया। और आज यूपी का एक गांव में आपको सर्वोदय करके एग्जाम्पल भी, हमारे महाराष्ट्र में एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, जिन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 5th और 8th के बच्चों को ऐसे ही एक छोटे से गांव में पढ़ाया। 30 बच्चे इस छोटे से गांव से पास होने के बाद उस गांव के लोगों ने एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी उनको हदिये में दी। और वहाँ एक मॉडल स्कूल है बाबलेवाड़ी में, जहाँ पे वहाँ का प्रिंसिपल बहुत ही इस काम में माहिर है। तो रीचिंग द अनरीच्ड जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एक्सटर्नल, अभी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आ रही है, लेकिन जैसा आपने कहा कि इंडिया में जो रीचिंग द अनरीच्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तबका है, और 80% लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। एक तबके की मैं बात करना चाहता हूँ, फलक डुबा के पीछे रहते हैं, ढोलक बनाते हैं, ट्राइब्स इंडिया में। कोई खेल का काम करता है, वो कभी स्कूल में नहीं जाते, कभी उन्होंने स्कूल का कदम भी नहीं रखा, लेकिन मैं कहीं उनकी लड़कियों को भी जानता हूँ, उनके लड़कों को भी जानता हूँ जो रशियन लैंग्वेज बात करती है। और गोवा में सब जगह अलग अलग लेते हैं, लेकिन वहाँ रशियन में, फ्रेंच में वो ढोलक बेचने के लिए जितना रिक्वायर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत है उतना लैंग्वेज बात करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दे हैव नेवर स्टेप्ड इनटू एनी स्कूल, सो वी हैव टू चेंज द वे द थॉट प्रोसेसेस। कि मैं आपकी बात को वजाहत में कहना चाहूँगा हमारे विजिटर्स के लिए, वो ये है कि यूट्यूब में कई ऐसे सीरियल्स हैं, चैनल्स हैं जो बच्चों के लिए हैं, जिससे जो है ये लोग जानकारी ले सकते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में, और ये एज ग्रुप भी इसमें बताया गया है, स्कूल ग्रुपिंग वगैरह सारी डिफरेंट चैनल्स हैं जिसके थ्रू जो है ये लोग अपने बच्चों को उनकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। अपने यूट्यूब में अगर किसी को टाइप करना भी नहीं आता तो वहाँ पे एक स्पीकर माइक वाला जो है आइकन होता है, उसको टच करके अपनी लैंग्वेज में कह दें कि मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चे को ये चाहिए, तो वो यूट्यूब AI के थ्रू उसको सर्च करके रिजल्ट लाएगा। दूसरी चीज़, आपने चूँकि फलकनुमा का नाम लिया है, हमारी यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इंडिया का जो है पहला नुमाया स्कूल, फर्स्ट स्कूल जो इस्टेब्लिश किया है, यानी केंद्रीय विद्यालय के स्टैंडर्ड पे पूरे उर्दू तर्जुमे के साथ सारा सिलेबस उसी इलाके में। वो तेलंगाना का जो है ना सबसे बड़ा स्लम इलाका है, 3 स्लमों का एक स्लम है, वहाँ पे फातिमा नगर है। फातिमा नगर में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे उर्दू मीडियम स्कूल है। वो स्कूल तरक्की करके जो है 11th और 12th क्लास भी हो गई है। अब रिसेंटली इज़्ज़त माब पद्मश्री हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब ने उसको जूनियर कॉलेज में उसकी तरक्की करवाई है, उसको डेवलप करवाया है। अब वहाँ लड़के लड़कियाँ उस इलाके के BA कर सकते हैं घर बैठे। और ये इलाका वैसे ही है, यहाँ हमने देखा है, हमारा स्टाफ ने सर्वे किया है,
तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए ना कि पेरेंट्स एजुकेटेड है ना ग्रैंड पेरेंट्स एजुकेटेड है, और अक्सर तादाद वहाँ पे डेली वेजेस के हैं। तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का एक बहुत सक्सेसफुल कदम है यहाँ पे उर्दू स्कूल स्टार्ट करने में। इससे हमको काफ़ी, वहीं से बच्चे पढ़ करके जो है ग्रेजुएट बने हैं, वहीं से फार्मेसी में गए हैं, और वहाँ के बच्चे यहाँ से डिप्लोमा भी कर रहे हैं, आगे जो है बीटेक में भी ज्वाइन हुए हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात की और गुजारिश करना चाहूँगा अनीस कुटी साहब से। आपने जो बात कही है, थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपने लिए हैं जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी कम उम्र में अपने बच्चों को वहाँ भेजें। जैसे सारे बच्चे आपके पुणे कैसे आएंगे? नहीं, अभी इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूट्यूब पे, जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो हमको स्किल्ड टीचर्स की ज़रूरत है जो घंटों का काम मिनटों में करेंगे। कि यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बच्चे पढ़ भी लेंगे, लेकिन डेसिमेट करना नहीं आएगा। किताबों की भी कोई कमी नहीं है और नॉलेज की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इल्म में नफ़े वाला जो इल्म है वो बच्चा उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और फिल्टर नहीं कर पाता कि मुझे पढ़ना क्या है। मेरा फेवरेट डायलॉग है, मैं बच्चों से पूछता हूँ, आपको PhD करना है या आपको कोचिंग क्लास खोलना है मेरे जैसा, या आपको NDA का एग्ज़ाम क्लियर करना है? तो अगर उसको किसी बच्चे को अगर NDA का एग्ज़ाम क्लियर करना है, NDA ऐसा एक एग्ज़ाम है जो UPSC कंडक्ट करती है, ओनली एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय UPSC एट अ प्री ग्रेजुएट लेवल। तो उसको 40 डेज़ पढ़ने से काफ़ी है, वो NDA का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। तो अभी बच्चों को हमको है ना आला कार्टा देना है, बफे नहीं देना। दोबारा कहता हूँ, जो आला कार्टा मतलब हम जो मेड टू ऑर्डर, हम जो किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो एक बफे होता है कि भाई हर टाइप का खाना लगा है, हैदराबाद है तो उस खाने पे बात करना चाहिए, और स्टार्ट टू एंड बहुत सारे चीज़ें हैं। और आला कार्टा मतलब कस्टमाइज नहीं, मैं सिर्फ दाल चावल ही खाऊंगा। तो आप आज के जनरेशन को आपको फिल्टर करके देना पड़ेगा कि आपको अगर इस स्किल पे आप काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमर अकबर एंथोनी कहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मैथ्स लगेगा पर अलग चीज़ें लगेगी, मशीन लर्निंग के लिए भी मैथ्स लगेगा लेकिन स्टैटिस्टिक्स लगेगा, डाटा साइंस को आपको डाटा स्ट्रक्चर्स लगेंगे। तो तीनों को मैथमेटिक्स ही है लेकिन अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो आज के ज़माने के नए जनरेशन के बच्चों को आपको कस्टमाइज करके देना पड़ेगा, और कस्टमाइज करने का काम जो है वो यूनिवर्सिटी करेगी, स्टेक होल्डर्स करेगी, मैनेजमेंट करेगी, और एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड करने वाले लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस कुटी साहब, आपने अपना वक्त निकाला, हैदराबाद आए, और हमारे रिसोर्स के ज़रिए जो रेडियो मनु 90.0 FM है, इसकी जो हमारा ड्रीम जॉब होता है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग, तो आपने बहुत वसी तौर पे जो है कोशिश की कि लोग चीज़ें समझाएं। आपने बहुत कोशिश की कि बातों को समझाएं और चैलेंजेस को पेरेंट्स के और जो टीचर्स के हैं, स्टूडेंट्स के, उसको आसान करें। अब हम आगे इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, कोशिश ये करेंगे कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स को पहुँचे, और हम दोबारा चाहेंगे कि ऐसा वाला प्रोग्राम दोबारा हो जिसमें हम लोग जो डिमांड आती है स्टूडेंट्स की तरफ से उसको पूरा करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक ही लाइन कहना चाहता हूँ जो आपके रेडियो स्टूडियो में लिखा है कि इन रेडियो यू हैव 2 टूल्स, एक तो साउंड एंड साइलेंस है। तो ये जो 2 एलिमेंट है ये आपकी पर्सनैलिटी को डिटेक्ट करती है। तो आपके पास साइलेंस भी होना चाहिए और साउंड भी होना चाहिए। साउंड अगर सही नहीं तो उसको नॉइज़ कहा जाता है, और नॉइज़ एक सिग्नल है और एनर्जी है। तो आप हर बच्चों के अंदर जो है खुदा ने सब कुछ दिया है। RW इमोशन का पोएम है, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। तो हर बच्चा काबिल है और हर बच्चे के पास काबिलियत भी है। अभी टीचर्स का, स्टेक होल्डर्स का काम है कि उसकी काबिलियत को पहचान के उसका जो भी नेचुरल टैलेंट है उसको मंजिल तक ले जाना। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को यही सिखाना है आपको एज ए करियर काउंसलर, उसका जो पैशन है उसको उसका प्रोफेशन बनाना है। इसके लिए हम लोग सब जिम्मेदार हैं, और उसके ऊपर फिर गुफ्तगू होगी। और उसके ऊपर जो हम कहते हैं ना, मैं क्लासरूम को क्लासरूम नहीं कहता, आजकल मैं उसको थिंक रूम कहता हूँ। तो थिंक रूम्स पे बैठ के हम उसके ऊपर सोचेंगे, और इस सोच के साथ और इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि रेडियो मनु ने मौका दिया बात करने का। जब भी आप बुलाएंगे तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मेहमान जनाब अनीस कुटी साहब, जो पिछली 30 साल से डिफेंस इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हैं। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया। You were listening to Dream Jobs on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।
आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं।